नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस कड़ी में अब हम सभी लोग आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, टीचिंग वर्ग से संबंधित परीक्षा हो, चाहे आपको बीपीएससी देना हो, चाहे फिर आपको केवीएस की तैयारी करना हो, फिर चाहे आपको होम साइंस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछा जाता है। इसके अलावा जो लोग शारीरिक शिक्षा से संबंधित अध्ययन की करते हैं, वो टीजीटी पीजीटी में वहाँ पर भी फिजियोलॉजी काफ़ी हद तक सवाल आते हैं और अच्छे खासे सवाल आते हैं। तो अब आज से आप सभी लोगों को क्रमवार तरीके से फिजियोलॉजी के अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो आप सभी लोग जितने लोग नए जुड़िएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम आपको चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन कंटेंट जोरदार देंगे। आज का जो चैप्टर हमारा शुरू कर रहे हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत या बायोलॉजी के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर होता है, जिसको कोशिका कहते हैं, सेल। यहाँ इस कड़ी में हम सभी लोग इस चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे, सेल। क्योंकि ये सभी जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहली बात ये की जाती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई। ऐसे पढ़ाएंगे कि आप नोट्स भी बना लें, क्योंकि पीपीटी के साथ नहीं पढ़ाएंगे, पहले से तैयार मैटर लेकर के नहीं आएंगे। सबसे छोटी इकाई होती है सेल। इसको आप आम तौर पर कह सकते हैं कि ये जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसकी दो भूमिका होती है शरीर में। एक तो यह शरीर की संरचनात्मक, और दूसरा ये है कि शरीर की क्रियात्मक इकाई है। बस अगर आप दो शब्द ये याद रखेंगे, तो कोशिका के विषय में मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रहेंगी। कहा जाता है कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। संरचनात्मक इसलिए है क्योंकि यह शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, इसी से शरीर का निर्माण होता है। और प्रक्रियात्मक इसलिए है, फंक्शनल यूनिट इसलिए है, क्योंकि समस्त क्रियाएं कोशिका के द्वारा होता है। शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाएं किसके द्वारा घटित होती हैं? तो समस्त क्रियाओं की सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? कोशिका होती है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा है। लोहे का टुकड़ा 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, चाहे जितने किलोग्राम का हो, चाहे जितने वजन का हो। अगर आप इस लोहे के टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, एकदम उसकी लास्ट यूनिट पर पहुंच जाइए। अगर आप परमाणु सिद्धांत के हिसाब से छोटा परमाणु तोड़िएगा, उसमें भी वो सारे गुणधर्म होंगे जो एक बड़े पिंड में होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बड़े पिंड के अंदर निहित जितने भी क्वालिटीज हैं, गुणधर्म हैं, वो सब उस छोटे में निहित हैं। इसका मतलब छोटी इकाई के कारण ही बड़ी इकाई में क्रिया होती है। उसी तरीके से हमारे शरीर के निर्माण में भी सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन है? कोशिका है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसलिए है क्योंकि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। क्रियात्मक इसलिए है क्योंकि शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सब किसके माध्यम से होती हैं? कोशिकाओं के माध्यम से होती हैं। जैसे ये देखिएगा, बगल के फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये ह्यूमन बॉडी है। ये ह्यूमन बॉडी है। माना जाता है कि लगभग 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। ऐसे ही हमारे शरीर में कोशिकाएं इकट्ठा हो करके शरीर का निर्माण करती हैं। कैसे इसका निर्माण होता है? ये जो शरीर का निर्माण हुआ है, ये कैसे हुआ है? तो जो हमारी उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति को आप एक बार समझिए। हमारी उत्पत्ति में हम अगर देखा जाए तो माता का ओवम यानी कि अंडाणु पिता के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है। ओवम और स्पर्म, इससे जो कोशिका निर्मित होती है, वह कोशिका कौन सी निर्मित होती है? जाइगाट कोशिका। ये जीवन को आधार देने वाली पहली कोशिका होती है। यही कोशिका सबसे पहले टू सेल स्टेज में डिवाइड होती है। फिर प्रत्येक से दो दो कोशिकाएं ऐसे बढ़ती हैं। यानी कि हमारे शरीर में कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, इसी अनुपात में कोशिकाएं हमारे शरीर में बढ़ती हैं। और जब ये कोशिकाएं बढ़ती हैं, तो हमारे शरीर को एक संरचना दे देती हैं। और ये संरचना कौन डिसाइड करता है? तो हमारा क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि कोशिकाएं कौन सी संरचना प्राप्त करेंगी। मानव के गर्भ के अंदर मनुष्य की आकृति प्राप्त होगी। कुत्ता बिल्ली के गर्भ के अंदर कौन सी आकृति प्राप्त होगी? कुत्ते बिल्ली की आकृति प्राप्त हुई। सबके मूल में कौन है? सबके मूल में है कोशिका, शरीर की सबसे छोटी इकाई। तो उम्मीद है कि आपको ये बात ये समझ में आ गई। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या?
कि हमारे शरीर की, या ऐसे कर दीजिएगा कि जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, क्रियात्मक इसलिए क्योंकि समस्त क्रियाएं जो शरीर में घटित होती हैं वो कोशिकाएं करती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी को अगर आप ले लीजिए, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए अलग अलग आर्गन होते हैं, अलग अलग आर्गन के अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। आगे हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि कोशिका की खोज कैसे हुई। तो नाम आपने सुना होगा, ये रॉबर्ट हुक हैं। 1665 ईस्वी में इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिकाओं की खोज की थी। 1665 में साधारण सूक्ष्मदर्शी से कार्क की पतली काट में कोशिका इन्होंने देखा था। इन्होंने कहाँ पर देखा था? कार्क। कार्क जो बोतल का ढक्कन होता है, कार्क की पतली काट को इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में लगा करके देखा था। तो वहां पर इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी थी। कैसी संरचना इनको दिखाई पड़ी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई पड़ी। और जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इनको दिखाई पड़ी, तो इन्होंने वहां से निश्चित किया कि हो सकता है कि जो बोतल के अंदर, बोतल का कोई भी बोतल का ढक्कन आप उठाओगे तो अंदर एक कागज का टुकड़ा टाइप लगा होता है जो हवा को रोकता है, नमी को अंदर जाने से रोकता है, वो पौधे का बना होता है। तो जब इन्होंने उसका अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ रही गोल घेरेदार, हो ना हो ये इस पौधे के शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई हो। फिलहाल इन्होंने जो अध्ययन किया था वो किस माध्यम में किया था? अगर रॉबर्ट हुक को देखा जाए तो इन्होंने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया था। क्यों? क्योंकि पौधा जीवित थोड़े है। इन्होंने पहली बार जो अध्ययन इन्होंने किया था तो इन्होंने क्या देखा था? मृत कोशिकाएं देखा था। तो मृत माध्यम में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इसके बाद 1674 ईस्वी का समय आता है। 1674 ईस्वी, और ये जो व्यक्ति आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, एंटोनी ल्यूवेन हाक। ये व्यक्ति कौन है? एंटोनी ल्यूवेन हाक। एंटोनी ल्यूवेन हाक जीवाणु विज्ञान का पिता है ये। नोट करते जाइएगा जो बातें हम बोल रहे हैं। एंटोनी ल्यूवेन हाक जीवाणु विज्ञान का पिता है। इसने 1674 ईस्वी में विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। अब इसके संबंध में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि 1674 ईस्वी में एंटोनी ल्यूवेन हाक ने विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी का जब पूरी तरह से विकास हो गया तब विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित माध्यम में कोशिका की खोज की। जीवित माध्यम में कोशिका की खोज की किसने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। तो दो पॉइंट यहाँ से तैयार करिएगा। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कार्क की पतली काट के अंदर सूक्ष्मदर्शी से, अपने सरल सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखा और वहां से इन्होंने कोशिका की खोज की और इनके अध्ययन का स्रोत मृत कोशिकाएं रहीं। 1674 ईस्वी में जीवाणु विज्ञान के पिता जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक हैं, उन्होंने विकसित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो मृत कोशिकाओं का अध्ययन रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिकाओं का अध्ययन एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। अब आगे बढ़ते हुए हम ये पढ़ते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जीवों के आधार पर कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक एक कोशिका, यानी जीवों की बात करें अगर हम, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना है वो एक कोशिकीय होते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में हम आपको नोट करवाएंगे, केवल जिनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना है, केवल एक कोशिका से। तो केवल एक कोशिका से जिनका शरीर निर्मित होता है उन्हें कौन सा जीव कहते हैं? जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना है, से बना होता है, उनको एक कोशिकी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आएगा कौन? अमीबा। अमीबा हो गया। अमीबा के अलावा क्लेमाइडोनोमस है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आप देखिएगा, जितने बैक्टीरिया हैं सभी एक कोशिकीय होते हैं। और जितने अमीबा, इधर एग्जाम्पल है, जितने भी प्रोटिस्टिस होते हैं ना, प्रोटिस्टा जगत के जितने भी होते हैं
सब एक कोशिकीय होते हैं। यूग्लिना हो गया एक कोशिकीय, जो स्वच्छ जल के तालाबों में पाया जाता है इस तरीके से हरा-हरा, वो यूग्लिना होता है। अमीबा एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है। सम एल्गी भी एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि क्लोरेला। क्लोरेला एक एल्गी होता है, शैवाल होता है, वह भी एक कोशिकीय होता है। जितने भी होते हैं सभी एक कोशिकीय हैं। ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, कुछ प्रकार के शैवाल, ये सभी एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है। अब एक कोशिकीय जीवों में जो जैव क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पोषण और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, ये सब एक ही कोशिका द्वारा की जाती है। मतलब आप संक्षेप में एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि जैव क्रियाएं केवल एक कोशिका में होती हैं। जैव क्रियाएं, बायोलॉजिकल जितने भी फंक्शन होते हैं, केवल एक कोशिका में होते हैं, केवल एक कोशिका में। अब आप कहोगे सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, तो हम बताते हैं आपको। जैसे आप हैं बहुकोशिकीय, जैसे आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप बहुकोशिकीय हैं, तो आपका श्वसन जो होता है वो फेफड़ा करता है। ब्लड सर्कुलेशन किसके जरिए पंप करता है? कौन? हार्ट करता है। मूत्र क्षरण किडनी करता है। उसके बाद उत्सर्जन का रास्ता देता है। प्रजनन का काम सेक्स आर्गन के जरिए होता है। तो आपके शरीर में ना अलग अलग आर्गन निर्मित हुए हैं, अलग अलग कोशिकाओं से। जैसे ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन होती है, और किडनी की कोशिका नेफ्रॉन होती है। हमारे शरीर में ना अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और सब कोशिकाएं मिल करके ऊतक बनाती हैं, टिश्यू। टिश्यू से आर्गन बनता है। तो हमारे शरीर में भांति भांति के आर्गन हैं, वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। वो बायोलॉजिकल फंक्शन सभी जो हमारे शरीर में घटित होते हैं, वो उन्हीं के जरिए होते हैं। बट जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, वह केवल एक कोशिका में घटित होते हैं। ये जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैव क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? जैसे मान लो पोषण का कार्य हो गया, है ना, पोषण, पोषण का कार्य हो गया। जैसे मान लो श्वसन का कार्य हो गया, पोषण हो गया, श्वसन हो गया। उत्सर्जन का कार्य हो गया, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन जो होता है। और इसके अलावा जो जनन हो गया, वो सब एक ही कोशिका के द्वारा होता है। इनके जो जननांग इनके नहीं होते हैं, ये मतलब डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। इसी नाते बैक्टीरिया वगैरह जहाँ भी पनपती हैं, बहुत अधिक संख्या में इनकी मात्रा बढ़, बहुत कम समय में बहुत अधिक संख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनका एक कोश की शरीर होता है। जैविक क्रियाएं जो होती हैं उसी एक कोशिका में होती हैं, तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। जैसे जब ये प्रजनन करेंगे तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। ये डायरेक्ट टू सेल स्टेज में डिवाइड होकर के दो नए जीव निर्मित कर देते हैं। इसलिए इनकी संख्या घंटों घंटों में असंख्य तक पहुंच जाती है। इसके बाद दूसरे प्रकार की कोशिकाओं की बात करें, दूसरे प्रकार के जीवों की बात करें, तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं दूसरे। बहुकोशिकीय जीव में कौन होते हैं? जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, वो बहुकोशिकीय होते हैं। अनेक कोशिकाओं से जिनका शरीर निर्मित होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर के जिनके शरीर का निर्माण होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं वो कौन होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अब इनमें क्या होता है? विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए, अभी इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न कोशिका समूह पाए जाते हैं, विभिन्न कोशिका समूह पाए जाते हैं, कोशिका समूह पाए जाते हैं। जो बहुकोशिकीय होते हैं ना, इनके शरीर में विभिन्न कोशिका समूह पाए जाते हैं। ये जो विभिन्न कोशिका समूह होते हैं ना, इनको ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जैसे ये मानव है। मानव का देखिए, सेल, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन बनता है। और आर्गन से क्या निर्मित होता है? आर्गन सिस्टम। और कंप्लीट आर्गन सिस्टम के ऊपर जो ढांचा तैयार हो जाता है, वो जीव का शरीर का निर्माण कर देता है। जैसे मनुष्य के शरीर में न्यूरॉन कोशिकाएं इकट्ठा होंगी तो ब्रेन का निर्माण कर देंगी। नेफ्रॉन कोशिकाएं इकट्ठा होंगी तो वो किसका? किडनी का निर्माण कर देती हैं। ऐसे ही शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो इकट्ठा होकर के अलग अलग समूह बनाती हैं। तो इन बहुकोशिकीय जीवों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं, उनके लिए अलग अलग ऊतक जिम्मेदार होते हैं।
यही अंतर होता है बहुकोशिकीय जीवों में और एक कोशिकीय जीवों में। हम सभी बहुकोशिकीय हैं। इसीलिए हम सभी लोगों के क्षतिग्रस्त जो समूह होते हैं कोशिकाओं के, उनके मरम्मत में भी टाइम लगता है, उसको आगे हम समझाएंगे। तो भैया बैक्टीरिया हो गए और ईस्ट हो गए, ये यूनिसेल्यूलर के अंतर्गत आ गए। और मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत कौन आ गए? जितने भी प्लांट हैं, पौधे, और जितने भी एनिमल हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत आते हैं, बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब बात आती है कि कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत मतलब ही होता है जो यूनिवर्सल हो, जो यूनिवर्सल हो। जब तक आप सिद्धांत पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप कोशिकाओं के विषय में जान ही नहीं पाएंगे। सिद्धांत पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हम उसके विषय में गहन जानकारी पता कर पाएं। अब कोशिका के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमारे शरीर में जो कुछ प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में हम आपको समझा देते हैं। जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पर चर्चा किया कि हम बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, वो कभी भी विभाजित नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन कभी भी विभाजित नहीं होती, वो सबसे लंबी होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो कौन होता है? शुक्राणु होता है। स्पर्म कोशिकाएं सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? ओवम, अंडाणु जिसको बोलते हैं। अंडाणु कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। जीव जगत में माइकोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिकम जिस होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ग्लाइकी, ऐसे लिखिएगा, ग्लाइकी सिप्टम, ये जो होता है, ये संपूर्ण जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा ग्लाइकोसिस्टम की होती है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट लिख लो। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और इसका जो मरम्मत होता है, होता ही नहीं, इसका विभाजन नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होगी, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होगी, और जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा ग्लैक्सी सेप्टम। और सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग की। तो ये तो फैक्ट होते हैं, यहाँ से सवाल बाय द वे निकल जाते हैं आपके परीक्षा में। अब हम सभी लोग पढ़ लेते हैं कोशिका के सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में दो व्यक्ति बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक हैं 1838-39 में जो जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, यहाँ पर नाम नोट कर लेना कौन है ये व्यक्ति हैं थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान। और ये कौन है? ये मैथियास स्लेडन है, मैथियास, मैथियास स्लेडन। दोनों को संक्षिप्त तौर पर मिलाया जाता है तो कहा जाता है स्वान एंड स्लेडन। स्वान और स्लेडन ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन ये थियोडोर स्वान और मैथियास स्लेडन ने मिलकर के किया था। ये जंतु वैज्ञानिक था और ये कौन था? वनस्पति वैज्ञानिक था। दोनों अलग अलग थे, एक जंतु वैज्ञानिक था, एक पादप वैज्ञानिक था। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ये क्या था? एनिमल। और ये किससे जुड़ा हुआ था? ये प्लांट से जुड़ा हुआ था। तो एक जंतु वैज्ञानिक हो गया और एक वनस्पति वैज्ञानिक हो गया। इन दोनों ने मिल करके सिद्धांत दिया था। सिद्धांत कब दिया था? 1838-39 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब क्या सिद्धांत इसमें बताया गया है? इस सिद्धांत के अंतर्गत आइए, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। पहला जो बात ये कहते हैं, सिद्धांतों को नोट करा देते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पहला सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत में कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। तो सभी जैव क्रियाओं की, बायोलॉजिकल फंक्शंस, सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई कौन है? क्रियाओं की मूलभूत इकाई कोशिका है। मूलभूत इकाई कोशिका है। अब इस बात को आप समझिएगा,
सभी जैव क्रियाओं का मतलब जैसे भोजन हो गया, प्रजनन हो गया, श्वसन हो गया, ये सभी क्रियाएं कौन करता है? कोशिकाओं में होता है। क्योंकि कोशिकाएं ही तो मिल करके ऊतक बनाई हुई हैं, आर्गन बनाई हुई हैं, तो वही तो जिम्मेदारी ले रही हैं। कोशिका आनुवांशिकी इकाई होती है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं पूर्व की कोशिकाओं से बनती हैं। नवीन कोशिकाओं का निर्माण, नवीन का निर्माण किससे होता है? पूर्व की कोशिका से होता है। नवीन का निर्माण पूर्व की कोशिका से होता है। अब इस बात को आगे समझाएंगे जब सेल डिवीजन बताएंगे तो। इतना जानते रहिएगा कि शरीर में जो पूर्व कोशिका होती है उसी से नए का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कहीं आपको चोट लग जाए। जब आपको चोट लग जाती है तो मान लीजिए इतना हिस्सा क्षतिग्रसित हो गया तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं। लेकिन फिर वह हिस्सा भर जाता है कि नहीं भर जाता है? तो इसका मतलब आप कहीं दुकान पर तो जाते नहीं हैं या डॉक्टर के पास गए नहीं ये कहने कि डॉक्टर साहब मांस थोड़ा सा अलग हो गया है, लाइए थोड़ा सा यहाँ पर प्लास्टर व्लास्टर लगा दीजिए। जैसे मकान के दीवार से अगर कोई चिप्पा बाहर निकल गया तो वहाँ सीमेंट वगैरह लगा देंगे, पीओपी भरवा देंगे। ऐसा कोई पीओपी आपको दुकान पर जा करके नहीं लगवाना पड़ता है जब चोट लग जाती है तो। क्या है कि दवा खाना पड़ता है ताकि संक्रमण ना हो। बाकी काम वहाँ की पूर्व की कोशिकाएं कर देती हैं। वो क्या करेंगी? सेल डिवीजन होगा, विभाजन होगा, और विभाजन से नवीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये है कोशिका का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? थियोडोर स्वान और स्लाइडेन के द्वारा दिया गया है। तो दो तीन बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जैव क्रियाएं मूलभूत रूप से कहाँ से होती हैं? कोशिकाओं में होती हैं। नवीन कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पूर्व की कोशिकाओं से ही होता है। और कोशिका जो होती हैं आनुवांशिकता की इकाई हैं, क्योंकि केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो आनुवांशिकता की इकाई कोशिका होती है। अब आप कहोगे वो कैसे? तो जीन के रूप में हमारी आनुवांशिकता की इकाई बनी रहती है। यहाँ पर याद रखिएगा, जीन हर कोशिका में पाया जाता है। यही हमारा आनुवांशिक पैटर्न तय करता है। यही जो जीन होता है ये खजाना है, ये प्रत्येक कोशिका में होता है। उसी से तो कोशिकाएं जिस शरीर में होती हैं उस शरीर के गुणधर्म को रखती हैं अपने पास, उसकी प्रॉपर्टी उनके पास होती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। पीछे तो हमने जीवों के आधार पर पढ़ा, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर बताया कि एक कोश की, बहुकोश की। अब कोशिका ही दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, जिसको अल्प विकसित कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन होती है? जो अल्प विकसित कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। और जो पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। पूर्ण विकसित कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अल्प विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक होगी, पूर्ण विकसित कोशिका यूकैरियोटिक होगी। अब यहाँ पर इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से बना होता है, या आप कह लीजिए जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक कोशिका। तो इनमें जो होते हैं ना, कोशिका विभाजन नहीं होता। पहली बात तो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इनका पूरा शरीर ही डायरेक्ट बंट जाता है। इसमें जो श्वसन तंत्र होता है ना, श्वसन तंत्र झिल्ली से होता है। श्वसन तंत्र के लिए कोई फेफड़ा वगैरह नहीं पाया जाता है। केवल कोशिका की जो झिल्ली होती है, माने कि बाहरी आवरण, वही श्वसन तंत्र का काम करता है। ये जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु और छोटे जीव जितने हैं वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब के अंदर ये पाया जाता है। केंद्रक का अभाव होता है इनमें। इनमें कोशिका का केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे हम बताते हैं केंद्रक है क्या, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा न्यूक्लियस अविकसित होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अल्प विकसित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का जो पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? श्वसन जो होता है कोशिका का किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आगे हम समझाएंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर कहाँ पर है। फिलहाल कोशिका में श्वसन की इकाई कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं उनमें श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनमें सेल डिवीजन होता है। इनमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन
इनमें होता है। पहली बात। आगे, इनमें केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। किनमें? जो यूकैरियोटिक होते हैं। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित होते हैं। आप चाहें तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, सेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर खूब कायदे से आपको समझना होगा। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना को पहले मैं ऐसे समझाता हूँ, फिर आपको फिगर लेकर के आता हूँ, दिखाता हूँ। जब बात आती है बच्चा कोशिका की ना, सेल, कोशिका, इसके मूल रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग इसके होते हैं मूल रूप से? तो मैं इसका एक बढ़िया सा फिगर आपको सामने रखता हूँ, एक ग्राफ बना करके आपको समझाता हूँ। कोशिका के मूल रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं कोशिका के? तो अब आप समझिएगा। एक होता है बाहरी भाग, बाह्य आवरण कह लीजिए उसको। कोशिका का एक बाह्य आवरण होता है, और बाह्य आवरण के अलावा जो कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है? बाहरी भाग के अलावा एक भाग जो होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। बाहरी भाग के अलावा जो भाग होता है कोशिका के अंदर, उसको बोलते क्या हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य को आप कह लो क्या? साइटोप्लाज्म कह लो, साइटोप्लाज्म कह लो, या जीव द्रव्य कह लो। जीव द्रव्य अभी प्रोटोप्लाज्म मान करके चलो, है ना, कोशिका द्रव्य मान करके मत चलो। प्रोटोप्लाज्म कहो, जीव द्रव्य कहो, अन्यथा कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको जीव द्रव्य कहो। दूसरा भाग जो होता है कोशिका का, जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसको समझिएगा ध्यान से। बाहरी आवरण, यहाँ पर भी दो बंट जाए। बाहरी आवरण में जंतु कोशिका की बात करें अगर हम, तो ये जो बाहरी आवरण होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अगर पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है उसको भित्ति कहते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। और जीव द्रव्य के दो हिस्से होते हैं। जीव द्रव्य के दो हिस्सों में कौन कौन होता है? एक होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और एक होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। अब इसको बेहतर समझ पाएंगे आप जब आप इमेज को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आइए पहले इसको डायग्राम को दिमाग में रखिएगा। कोशिका के कितने हिस्से हो गए? दो हिस्सा। एक बाहरी आवरण हो गया और एक हो गया कौन सा? जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार यही है, जीव द्रव्य। बाहरी आवरण भी जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य के दो पार्ट होते हैं, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। अब आइए इनको हम डिटेल में समझाते हैं फिगर के जरिए। ये हो गया सेल। एनिमल सेल को पहले ले लीजिए आप, एनिमल सेल को। अब एनिमल सेल में सबसे बाहरी आवरण की बात करिए। ये देखिएगा सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये तीर का निशान कहाँ गया है? ये बाहरी मोटी परत को बता रहा है। ये जो बाहरी मोटी परत है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी मटेरियल दिखाई पड़ रहा है ये प्रोटोप्लाज्म है। ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। अंदर का जो कुछ भी आइटम दिखाई पड़ रहा है आप सभी को, ये सब प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आएगा। इस प्रोटोप्लाज्म में भी ये जो हिस्सा है ये साइटोप्लाज्म का है, ध्यान से समझिएगा। ये जो हिस्सा है ये साइटोप्लाज्म का है। साइटोप्लाज्म में ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, जैसे एंडोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, न्यूक्लियस, इसको छोड़ो, माइटोकांड्रिया हो गया, और ये जो वैक्यूल्स हो गए, सेंट्रोसोम हो गया, गाल्जी, जितने भी हैं, लाइसोसोम हो गया। ये जो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, और ये जो सेंट्रोसोम, गाल्जी बॉडी हो गया, ये जो भी कोशिकांग है ना, ये किसके हिस्से में आते हैं? ये साइटोप्लाज्म के हिस्से में आते हैं। और कोशिका का सबसे अंदर का हिस्सा ये वाला जो है वो न्यूक्लियस है। अब इसी कोशिका को आप डिवाइड कर दो, यहाँ पर आप डिवाइड कर दो, तब तो समझ में आएगा खूब कायदे से। इसी कोशिका को तो हमने कहा कि इसके दो हिस्से हैं, एनिमल सेल हो गया, बाहरी आवरण क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। बाहरी आवरण क्या हो गया इसका? सेल मेम्ब्रेन बाहरी आवरण हो गया, कोशिका झिल्ली। और अंदर क्या हो गया? अंदर हो गया प्रोटोप्लाज्म, ऐसे समझो, अंदर हो गया प्रोटोप्लाज्म। बाहरी झिल्ली को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो अंदर का जो कुछ भी आइटम है ये प्रोटोप्लाज्म है। यही प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में बांट दो। एक हो गया कौन सा? साइटोप्लाज्म, और एक हो गया कौन सा? ये केंद्रक।
उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, दिमाग कुछ दौड़ाना ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो बाहरी आवरण है, इसके अलावा अंदर जो कुछ भी है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में बंटेगा, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा, लाइसोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, राइबोसोम होगा, और इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होगा, इसके अलावा माइटोकांड्रिया होगा, सेंट्रोसोम होगा, गाल्जी पार्ट होगा। ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब साइटोप्लाज्म के पार्ट हैं, कोशिका द्रव्य के पार्ट हैं। अब यहाँ आ जाओ, इस पादप कोशिका को देखना, इसका अब यहाँ पर भी बना लेते हैं एक कोशिका कर दो, और इसका बाहरी आवरण क्या हो गया, इसका बाहरी आवरण सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। बाहरी आवरण किस नाम से जाना जाएगा, सेल वॉल। यहाँ पर देखिएगा सेल वॉल, ये जो हरी हरी मोटी मोटी परत दिखाई पड़ रही है ऊपर की, ये सेल वॉल है। ये बाहरी परत हो गया, सेलुलोज की बनी होती है। और यहाँ सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो ये आगे हम आपको समझाएंगे, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। ये सेल वॉल हो गया बाहरी आवरण। अंदर क्या हो गया भाई, अंदर हो गया प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी, अंदर हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट कौन सा होगा प्रोटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म होगा। पहला पार्ट कौन सा होगा इसका, साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म का मतलब ये हो गया कि बाहरी आवरण के अंदर ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये अंदर वाला जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब साइटोप्लाज्म हो गया अंदर। इसी साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो गया कौन, न्यूक्लियस। ये देखो यहाँ पर है, ये जो अंडे के जैसा दिख रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया न्यूक्लियस, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक के बाहर ये सब जो कुछ भी है, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म, ये तीर का निशान लगाएगा ना, तो ये जो पीला पीला हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है टोटल, ये साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में ये सब अंग पाए जा रहे हैं। जैसे ये देखो कौन कौन से अंग हैं इसी के अंदर, गाल्जी पार्ट है ये वाला। इसी के अंदर देखो, इसी के अंदर कौन कौन से हैं, देखो राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है इसी के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में दोनों प्रकार की हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसी का पार्ट के अंतर्गत आ रही हैं। लाइसोसोम इसी के हिस्से के अंदर है, माइटोकांड्रिया इसी के अंदर पाया जा रहा है, वैक्यूल्स इसी के अंदर पाए जा रहे हैं, ये जो कोशिका को जल धारण की क्षमता देते हैं। तो उम्मीद है कब आपके समझ में आ गया होगा कि कोशिका के कितने पार्ट हो गए, कोशिका के दो पार्ट हो गए, एक बाहरी आवरण और एक अंदर का जीव द्रव्य। बाहरी आवरण में अगर जंतु कोशिका है तो बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होगी और सेल मेम्ब्रेन, और अगर पादप कोशिका है तो बाहरी आवरण क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। जीव द्रव्य में दो पार्ट होते हैं, एक कोशिका द्रव्य होता है जिनमें विभिन्न कोशिकांग होते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं, विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं सब इसमें पाए जाते हैं। और एक अंदर वाला हिस्सा होता है केंद्रक। अब हम सभी लोग कल मिलेंगे अगली कड़ी में, तो अगली कड़ी में हम विभिन्न कोशिकांगों के बारे में पढ़ाएंगे, कोशिका के विभिन्न अंग और उनकी क्रियाओं के बारे में समझेंगे अगली कड़ी में वीडियो के। अच्छा लगा हो लेक्चर, समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि बेहतर समझेंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो के पूरा देखिएगा, मस्त तरीके से नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए, तैयार होते चलेगा। अभी तो ये हम समझा रहे हैं, आगे चल करके धीरे धीरे जहाँ लिखवाने वाली बात आएगी कोशिकांगों को पढ़ते समय, वहाँ डिटेल लिखवाते भी चलेंगे। आज की कड़ी में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। जो भी नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।